नूराबाद शहर की दीवारें पुरानी थीं, मगर इन दीवारों से भी ज़्यादा पुरानी वहाँ के लोगों की खामोशियाँ थीं। ये शहर दिन में शोर से भरा रहता था, मगर रात होते ही इसकी गलियाँ ऐसे सुनसान हो जातीं जैसे किसी ने उनकी आवाज़ छीन ली हो। इसी शहर के पुराने हिस्से में एक मोहल्ला था, चांद गली। नाम चांद था, मगर रोशनी कम थी। गलियाँ तंग थीं, दीवारें एक दूसरे से बातें करती महसूस होतीं। इसी चांद गली के आखिरी मोड़ पर एक छोटा सा मकान था, कच्ची ईंटों का बना हुआ, दरवाज़ा लकड़ी का जिस पर वक्त के नाखूनों ने खराशें डाल रखी थीं। इस घर में रहता था सलीम इब्ने फरीद। सलीम की उम्र 34 बरस थी, रंग सांवला, आंखें गहरी और पेशानी पर फिक्रों की लकीरें। वो पेशे के लिहाज से कुम्हार था, मिट्टी गूंदता, चाक घुमाता और बर्तन बनाता। उसके हाथों में मिट्टी की खुशबू रची हुई थी, वो खुशबू जो मेहनत से आती है। सलीम के घर में उसकी बीवी आयशा थी। आयशा की आवाज़ नर्म थी, मगर दिल मजबूत। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा सुकून रहता, जैसे वो हर मुश्किल को पहले ही कबूल कर चुकी हो। उनके 2 बच्चे थे, हसन और ज़ैनब। हसन अपने बाप की तरह कम बोलता था और ज़ैनब अपनी माँ की तरह खामोशी में भी मुस्कुराती थी। उनका घर छोटा था, मगर उसमें मोहब्बत की गुंजाइश कम नहीं थी। मगर इस घर की दीवारों के पीछे एक कहानी दफन थी। सलीम के वालिद फरीद ने बरसों पहले शहर से बाहर एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा था। वो ज़मीन उनका ख्वाब थी। फरीद कहा कर, ये ज़मीन मेरे बाप का ख्वाब थी। वो कहा करते थे, एक दिन यहाँ हमारा अपना भट्टा होगा। हम दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए मिट्टी पकाएंगे। मगर फरीद के मरने के बाद हालात बदल गए। शहर का सबसे ताकतवर शख्स हाजी कमरुद्दीन ने उस ज़मीन पर दावा कर दिया। उसके पास कागजात थे, मोहर थी, गवाह थे। और सलीम के पास सिर्फ अपने बाप की बातें थीं। सलीम ने बहुत कोशिश की, दफ्तर गया, तहसील गया, कचहरी के चक्कर लगाए, मगर हर जगह एक ही जवाब मिला, कागज़ दिखाओ। मेरे पास कोई कागज नहीं है। मैंने हार नहीं मानी, कचहरी के चक्कर लगाता रहा, शायद कहीं इंसाफ मिल जा। और सलीम के पास कोई कागज नहीं था। वक्त गुजरता गया, जमीन पर दीवार उठ गई, फिर गेट लग गया और एक दिन वहां बोर्ड लग गया, कमर हाउसिंग स्कीम जल्द आ रहा है। सलीम ने वो बोर्ड देखा तो उसके अंदर कुछ टूट गया। इसी रात उसने चाक नहीं घुमाया। मिट्टी सूखती रही, घर में खामोशी रही। आयशा ने उसके पास बैठकर पूछा, दिल बहुत भारी है? सलीम ने सर झुकाकर कहा, अब्बा की कब्र भी इसी ज़मीन के किनारे थी। सलीम ने सर झुकाकर कहा, अब्बा की कब्र भी इसी ज़मीन के किनारे थी। कब्र मिट्टी में नहीं होती, याद में होती है। और इंसाफ इंसान नहीं देता, वक्त देता है। या अल्लाह, अगर मैं कमज़ोर हूँ तो मुझे सब्र दे, अगर मैं हक पर हूँ तो मुझे रास्ता दे। मगर उसे नहीं मालूम था कि उसकी आजमाइश अभी शुरू हुई है। सलीम को उस रात नींद नहीं आई। चांद गली की छतों पर चांदनी फैली हुई थी, मगर उसके दिल के अंदर अंधेरा था। कभी वो करवट बदलता, कभी छत को देखता और कभी आंखें बंद करके अपने बाप फरीद का चेहरा याद करता। फजर से कुछ पहले वो उठकर बाहर आ बैठा। गली में अभी खामोशी थी। दूर मस्जिद से आज़ान की पहली आवाज़ उभरी तो उसके दिल में जैसे कोई लर्जिश सी हुई। नमाज के बाद वो सीधा शहर के पुराने हिस्से की तरफ चल पड़ा, जहाँ कचहरी थी और कचहरी के पीछे वो पुरानी लाइब्रेरी जिसमें कभी उसके वालिद फरीद रजिस्ट्री के काम से जाया करते थे। लाइब्रेरी अब वीरान हो चुकी थी। दीवारों पर नमी के दाग थे और लकड़ी की अलमारियां गर्द से भरी हुई थीं। अंदर एक बूढ़ा शख्स बैठा था, सफ़ेद दाढ़ी, बारीक चश्मा और आंखों में अजीब सी गहराई। उसका नाम था अब्दुल गफ़ार साहब। अब्दुल गफ़ार साहब कभी रजिस्ट्री ऑफिस में मुंशी हुआ करते थे। अब रिटायर हो चुके थे, मगर पुरानी फाइलों की देखभाल वही करते थे। अस्सलाम वालेकुम। कौन हो बेटा? मैं सलीम, फरीद का बेटा। ये सुनते ही अब्दुल गफ़ार साहब की आंखों में पहचान की चमक आई। फरीद कुम्हार? जी। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर बूढ़े मुंशी ने गहरी सांस ली। तुम्हारे अब्बा सीधे आदमी थे। सलीम की आवाज भारी हो गई। अब्बा कहते थे जमीन हमारे नाम थी,
मगर कागज कहीं गुम हो गए। गुम नहीं हुए थे बेटा, गुम किए गए थे। इस जमाने में हाजी कमरुद्दीन ने कई जमीनें ऐसे ही ली थीं। कुछ लोगों ने आवाज उठाई मगर कागजात बदल दिए गए। तुम्हारे अब्बा ने भी शोर किया था मगर वो अकेले थे। सलीम की आंखों में नमी आ गई। तो क्या कोई सबूत? अब्दुल गफार साहब ने कुछ देर सोचा, फिर कुर्सी से उठकर एक पुरानी अलमारी की तरफ गए। उसने ताला खोला। अंदर गर्द आलूद रजिस्टर रखे थे। उन्होंने एक मोटा सा रजिस्टर निकाला जिसके किनारे फटे हुए थे। ये सन 1998 का रिकॉर्ड है। असल इंदराज यहाँ होता था, बाद में कंप्यूटर में चढ़ाया जाता था। अगर किसी ने कंप्यूटर का रिकॉर्ड बदला भी हो तो शायद यहाँ कुछ बाकी हो। सलीम के हाथ कांप रहे थे। रजिस्टर खोला गया। सफ़हात पलटे। स्याही मध्यम हो चुकी थी मगर अल्फाज अभी जिंदा थे। अचानक अब्दुल गफ्फार साहब की उंगली एक इंदराज पर रुक गई। ये देखो। नाम लिखा था फरीद इब्न अब्दुल्लाह, जमीन का रकबा 3 कनाल मकाम, नूराबाद, मौजा चक नंबर 7। सलीम की सांस रुक गई मगर नीचे एक और मुहर थी, मुंतकिल शुदा। अब्दुल गफ्फार साहब ने माथे पर हाथ रखा। यह बाद में डाला गया है और दस्तखत जाली लगते हैं। सलीम ने बेयकीनी से पूछा, तो क्या यह सबूत हो सकता है? बूढ़े मुंशी ने आहिस्ता से कहा, सबूत तब बनता है जब कोई उसे मानने वाला हो। सलीम रजिस्टर को देखता रहा। उसके अंदर उम्मीद की एक नन्ही सी शमा जलने लगी थी, मगर वह जानता था कि हाजी कमरुद्दीन जैसे आदमी के खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं। इसी वक्त बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। अब्दुल गफ्फार साहब चौंक गए। उन्होंने फौरन रजिस्टर बंद किया। दरवाजे पर हाजी कमरुद्दीन का बेटा बिलाल कल खड़ा था। तेज निगाहें, इस्त्री किया हुआ सूट, होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। अस्सलाम अलैकुम अब्दुल गफ्फार साहब, सुना है कोई पुराना रिकॉर्ड देखने आया है। सलीम के दिल की धड़कन तेज हो गई। बिलाल की नजरें सीधी सलीम पर जा टिकीं। ओह, तुम कुम्हार के बेटे। लहजा नरम था मगर अल्फाज में जहर था। कुछ ढूंढ रहे हो? सलीम ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। अपना हक। बिलाल हंस पड़ा। हक? हक वह होता है जिसके पास कागज हो, और कागज हमारे पास हैं। अब्दुल गफ्फार साहब खामोश बैठे रहे। बिलाल ने करीब आकर धीमी आवाज में कहा, मशविरा देता हूँ, जो मिट्टी तुम गूंथते हो उसी में रहो। पत्थर से टकराओगे तो टूट जाओगे। यह कहकर वह चला गया। कमरे में खामोशी फैल गई। सलीम ने बंद रजिस्टर को देखा, फिर अपनी मुट्ठी बंद की। अब्दुल गफ्फार साहब ने उसकी तरफ देखा। लड़ाई लंबी होगी बेटा। सलीम ने सर हिलाया। मैं जल्दी में लड़ाई लंबी होगी बेट, मैं जल्दी में नहीं हूँ। मगर उसे नहीं मालूम था कि अब उसके घर पर भी साया पड़ने वाला है। इसी शाम जब वह घर लौटा तो आयशा के चेहरे पर खौफ था। आज 2 आदमी आए थे, पूछ रहे थे तुम कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो। सलीम खामोश हो गया। बाहर गली में अंधेरा गहरा हो रहा था और कहीं दूर हाजी कमरुद्दीन के घर में एक नया मंसूबा बन रहा था। नूराबाद की फिजा में उस दिन अजीब सा बोझ था, जैसे हवा भी किसी आने वाली खबर से वाकिफ हो। सलीम सुबह हसबे मामूल अपने चाक के सामने बैठा, मगर आज मिट्टी उसके हाथों में ठहर नहीं रही थी। वह बर्तन बनाता और वह टेढ़ा हो जाता, जैसे किस्मत उसके साथ मजाक कर रही हो। आयशा ने उसे गौर से देखा। दिल में डर न रखो, डर आदमी को कमजोर कर देता है। सलीम ने मुस्कुराने की कोशिश की मगर आंखों में थकन थी। इसी दोपहर एक सरकारी नोटिस उनके दरवाजे पर चस्पाऊ कर दिया गया। अदालती हुक्म के तहत सलीम इब्न फरीद को हिदायत दी जाती है कि वह जमीन के मामले में झूठा दावा करने से बाज रहे, बिसूरत ए दिगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सलीम के हाथ से कागज गिर गया। झूठा दावा? उसकी आवाज टूट गई। यह पहला धक्का था। बिलाल ने सिर्फ धमकी नहीं दी थी, उसने खेल शुरू कर दिया था। मोहल्ले में सरगोशियां शुरू हो गईं। देखा, कुम्हार पागल हो गया है, इतने बड़े लोगों से टक्कर लेगा तो यही होगा। सलीम शाम को अब्दुल गफ्फार साहब के पास गया। उन्होंने नोटिस देखा और गहरी सांस ली। यह तुम्हें डराने की कोशिश है। अभी मुकदमा बाकायदा दर्ज नहीं हुआ, मगर सब लोग यही समझेंगे कि मैं झूठा हूँ। अब्दुल गफ्फार साहब ने आहिस्ता से कहा, बेटा, सच की सबसे बड़ी आजमाइश यही होती है कि पहले वह झूठ नजर आता है। इसी शाम एक और वाकया हुआ। हसन मदरसे से वापस आ रहा था। हाजी कमरुद्दीन के घर के पास से गुजरते हुए उसने बिलाल और एक वकील को बात करते सुना। लड़का जिद्दी है, वकील ने कहा। तो जिद तोड़ दो। बिलाल की आवाज आई। कैसे? इसके काम पर जर्ब लगाओ, बाजार में खबर फैलाओ कि इसके बर्तन नाकिस हैं, कोई खरीदेगा नहीं तो खुद ही बैठ जाएगा।
हसन का दिल कांप गया। वह भागता हुआ घर आया। अबू, उसकी सांस फूली हुई थी। मैंने सुना है वह आपका काम खराब करने वाले हैं। सलीम चंद लम्हे खामोश रहा। यह दूसरा वार था और यह सीधा उसकी रोजी पर था। अगले ही दिन बाजार में बात फैल गई। सलीम के बर्तन में दरार होती है, मिट्टी ठीक नहीं गूंदता, ऑर्डर कम होने लगे। एक हफ्ते में आधी कमाई रह गई। घर में राशन कम होने लगा। एक रात आयशा ने हांडी चूल्हे से उतारी। सालन कम था। बच्चों के लिए रोटियां पूरी थीं, मगर सलीम के लिए एक कम। सलीम ने महसूस किया। तुमने नहीं खाया? आज भूख नहीं थी। भूख नहीं, कुर्बानी थी। इसी रात आयशा ने वह फैसला किया जिसने कहानी का रुख बदल दिया। उसने अपनी शादी का सोना निकाला, 2 चूड़ियां और एक छोटा सा लॉकेट। वह सलीम के पास आकर बैठी। यह ले लो। सलीम चौंक गया। नहीं, यह तुम्हारा है, यह हमारा है, और अगर हक के लिए लड़ना है तो खाली हाथ नहीं लड़ सकते, वकील करना होगा। सलीम की आंखें नम हो गईं। मैं तुम्हें मुश्किल में डाल रहा हूँ। आयशा ने उसका हाथ थाम लिया। मुश्किल में वह होता है जो गलत हो। हम आजमाइश में हैं और आजमाइश इज्जत होती है, रुसवाई नहीं। अगले दिन सलीम शहर के मशहूर मगर दयानतदार वकील वकार हैदर के दफ्तर पहुंचा। वकार हैदर का दफ्तर सादा था। दीवार पर एक फ्रेम में आयत लिखी थी, वकुल जा अल हक को वजह कल बातिल। वकार साहब ने सलीम की पूरी बात सुनी, रजिस्टर की नकल देखी, सर हिलाया। केस मुश्किल है, मुखालिफ ताकतवर है। सलीम ने सीधा जवाब दिया, मैं भी कमजोर नहीं हूं, मैं सच पर हूं। फिर हम लड़ेंगे। सलीम इब्ने फरीद? जी। आपको थाने चलना होगा। आप पर इल्जाम है कि आपने हाजी कमरुद्दीन की जमीन पर गैर कानूनी दाखिल होने की कोशिश की है। सलीम के कदमों तले जमीन हिल गई। यह तीसरा वार था और इस बार वार सीधा उसकी आजादी पर था। वकार हैदर फौरन खड़े हुए। यह गिरफ्तारी बिना वारंट के नहीं हो सकती। पुलिस वाला बोला, वारंट है। कागज दिखाया गया। सब कुछ पहले से तैयार था। सलीम ने एक लम्हे को आंखें बंद की। उसे अपने बाप की आवाज सुनाई दी, बेटा सच छोड़ना नहीं। वह खामोशी से पुलिस के साथ चल पड़ा। बाहर सूरज डूब रहा था। चांद गली में अंधेरा फैल रहा था, मगर कहीं बहुत गहराई में मिट्टी का एक चिराग जलने लगा था, जो अभी मुकम्मल रोशनी नहीं बना था, मगर बुझा भी नहीं था। थाने की दीवारें ठंडी थीं, मगर उनके अंदर की फिजा घुटन से भरी हुई थी। सलीम को लोहे के दरवाजे के पीछे बंद कर दिया गया। दरवाजा बंद होने की आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने किस्मत पर मुहर लगा दी हो। कमरे में हल्की सी बल्ब की रोशनी थी। एक कोने में एक और आदमी बैठा था, दाढ़ी बड़ी हुई, आंखें लाल, कपड़े मैले। वह सलीम को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। नया आया है? सलीम खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, जी। किस जुर्म में? सलीम ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, सच बोलने के जुर्म में। सच बोलने के जुर्म में? यहां ज्यादातर लोग इसी जुर्म में आते हैं। सलीम दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। उसके जहन में आयशा और बच्चे थे। हसन शायद अभी जाग रहा होगा। जैनब माँ से पूछ रही होगी, अबू कब आएंगे? उसका दिल भर आया, मगर उसने आंसू रोक लिए। कुछ देर बाद वह दूसरा कैदी बोला, नाम क्या है तुम्हारा? सलीम, मैं रशीद हूँ। कभी हाजी कमरुद्दीन के गोदाम में काम करता था। सलीम चौंक गया। करता था? हाँ, अब नहीं करता। रशीद की आवाज में कड़वाहट थी। क्यों? रशीद कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि मैंने वह देखा जो नहीं देखना चाहिए था। सलीम का दिल जोर से धड़का। क्या देखा? रशीद ने इर्द गिर्द देखा, जैसे दीवारें भी सुन रही हों, जमीन के कागजात बदलते हुए। कमरे में अचानक खामोशी गहरी हो गई। सलीम ने आगे झुककर कहा, तुम गवाही दोगे? रशीद की आंखों में खौफ उभर आया। गवाही? तुम नहीं जानते वह लोग क्या कर सकते हैं। मुझे झूठे केस में फंसाकर यहाँ डाल दिया गया, बस इसलिए कि मैंने सवाल पूछा था। सलीम ने मजबूत लहजे में कहा, अगर तुम सच कहोगे तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। रशीद ने तल्ख हंसी हंसी। सच बोलने वाले हमेशा अकेले होते हैं सलीम। अगली सुबह वकार हैदर थाने पहुंचे। जमानत की कार्रवाई शुरू हुई। बिलाल भी आया हुआ था। वह दूर खड़ा सलीम को देख रहा था। उसकी आंखों में एतमाद था, ऐसा एतमाद जो ताकत से आता है। बिलाल करीब आकर बोला, देख लिया, खेल खेलना आसान नहीं होता। सलीम ने पहली बार मुस्कुराकर जवाब दिया, खेल वह खेलते हैं जिन्हें हारने का डर हो। मैं तो अपना हक मांग रहा हूँ। बिलाल के चेहरे पर सख्ती आ गई। यह जिद तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। सलीम ने आहिस्ता से कहा, सच की कीमत हमेशा ज्यादा होती है। शाम तक सलीम जमानत पर रिहा हो गया। घर पहुंचा तो जैनब दौड़कर उससे लिपट गई। हसन की आंखों में आंसू थे, मगर वह खुद को मजबूत जाहिर कर रहा था। आयशा ने बस इतना कहा। अल्लाह ने दरवाजा खोला। सलीम ने सर हिलाया, और शायद एक और दरवाजा भी खुलने वाला है। उसने आयशा को रशीद की बात बताई।
आयशा कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, तो हमें वह कॉपी ढूंढनी होगी। वह जगह खतरनाक है। हक कभी महफूज जगहों पर नहीं मिलता। सलीम ने बीवी की तरफ देखा। उसे महसूस हुआ जैसे वह अकेला नहीं है। इसी रात उसने फैसला किया, वह पुराने गोदाम जाएगा, चाहे जो भी हो। मगर उसे यह नहीं मालूम था कि बिलाल को भी शक हो चुका है और गोदाम पर पहले ही किसी की नजर है। रात स्याह थी। नूराबाद के पुराने हिस्से में वाक़े वह गोदाम बरसों से बंद पड़ा था। दरवाजा जंग आलूद था, मगर दीवारें अब भी राज संभाले खड़ी थीं। सलीम अकेला नहीं था, उसके साथ वकार हैदर भी थे और रशीद, जिसने आखिरकार फैसला कर लिया था कि वह मजीद खामोश नहीं रहेगा। आज अगर न बोला तो कभी नहीं बोल सकूंगा। रशीद ने गोदाम के दरवाजे को देखते हुए कहा। दरवाजा खोला गया। अंदर मिट्टी, लकड़ी के टूटे क्रेट और अंधेरा था। रशीद सीधा एक दीवार की तरफ बढ़ा। यही है वह जगह। दीवार के एक हिस्से पर हाथ मारने से खोखली आवाज आई। वकार हैदर ने टॉर्च की रोशनी डाली। ईंटें एहतियात से निकाली गईं। अंदर एक लोहे का डिब्बा रखा था, जंग आलूद मगर महफूज। सलीम के हाथ कांप रहे थे। डिब्बा खोला गया। अंदर कागजात थे, असलह इंदराज की नकल, फरीद इब्न अब्दुल्लाह के नाम मुकम्मल रजिस्ट्री और एक तहरीरी बयान मुंशी का, जिसमें लिखा था कि दबाव डालकर कागजात तब्दील कराए गए। सलीम की आंखों से आंसू बह निकले। अब आप सच थे। मगर इसी लम्हे गोदाम के बाहर गाड़ियों की आवाज आई। बिलाल और उसके आदमी पहुंच चुके थे। मैं जानता था तुम यहाँ आओगे, बिलाल ने गुस्से से कहा। वह आगे बढ़ा, मगर उससे पहले कि वह कागजात छीनता, पुलिस की जीप की लाइट्स चमक उठीं। वकार हैदर ने पहले ही इत्तिला दे दी थी। पुलिस ने सबको रोका। रशीद आगे बढ़ा। मैं गवाही दूंगा सबके सामने। बिलाल के चेहरे पर पहली बार खौफ नमूदार हुआ। मुकदमा दोबारा खुला। इस बार अदालत में सिर्फ एक कुम्हार नहीं खड़ा था, उसके साथ सबूत थे, गवाह था और सच की रोशनी थी। जज ने जब असल रजिस्ट्री देखी तो अदालत में खामोशी छा गई। रशीद ने हलफ लेकर बयान दिया। अब्दुल गफ्फार साहब ने पुराने रजिस्टर की तस्दीक की। मुंशी का तहरीरी बयान पेश किया गया। बिलाल के वकील के पास अब अल्फाज कम पड़ रहे थे। फैसला सुनाया गया। जमीन फरीद इब्न अब्दुल्ला के वुरसा की मुल्कियत है। जाली इंदराज और धोखाधही के जुर्म में कार्रवाई की जाएगी। कुछ महीनों बाद इसी जमीन पर एक नया भट्ठा कायम था। दरवाजे पर लकड़ी का बोर्ड लगा था, फरीद मिट्टी वर्क्स। सलीम ने अपने बाप के ख्वाब को हकीकत बना दिया था। मगर उसकी सबसे बड़ी जीत जमीन नहीं थी, वह यह थी कि नूराबाद में पहली बार किसी ने ताकत के खिलाफ सच की बुनियाद पर मुकदमा जीता था। लोग अब चांद गली से गुजरते हुए कहते, यह वह कुम्हार है जिसने हार नहीं मानी। सलीम हर बार बस मुस्कुरा देता। एक शाम वह जमीन के कोने पर खड़ा था, जहां उसके बाप की कब्र अब दोबारा बनाई गई थी। नीचे नरम मिट्टी, ऊपर एक छोटा सा चिराग जल रहा था। हसन अब भट्ठे का काम सीख रहा था। जैनब स्कूल में अव्वल आई थी। आयशा की आंखों में वही सुकून था, मगर अब उसमें फख्र भी शामिल था। देखा? आजमाइश इज्जत होती है। ये मिट्टी का है, मगर इसकी रोशनी पत्थर से भी मजबूत है। हाजी कामरुद्दीन का असर कम होता गया। लोग अब अंधा एतमाद नहीं करते थे। शहर में एक मिसाल कायम हो चुकी थी। सलीम ने कभी इंतकाम नहीं लिया, उसने सिर्फ अपना हक लिया। एक दिन रशीद भट्ठे पर आया। मैं सोच रहा हूँ यहाँ काम कर लूँ, अगर जगह हो तो। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, यह जगह उन्हीं के लिए है जो सच के साथ खड़े हों। रशीद की आंखें नम हो गईं। कभी कभी सब्र से भी जीती है। मिट्टी नरम होती है, मगर जब पक जाए तो ईंट बन जाती है। और सच अगरचे देर से जलता है, मगर जब जलता है तो चिराग बन जाता है।